गुड मॉर्निंग, नमस्ते और जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है डे नाइट स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं और यही आशा भी है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स की एक ऐसी फिनोमिना, भौतिक क्षेत्र की एक ऐसी फिनोमिना जिससे CUCET के अंदर या BHU के अंदर या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जितने भी एग्जाम होते हैं उससे ढेर सारे क्वेश्चंस आने वाली थ्योरी पढ़ रहे थे जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश का वैद्युत प्रभाव पढ़ रहे थे, जिस थ्योरी के लिए सर अल्बर्ट आइंस्टाइन सर को नोबेल प्राइज मिला। हम क्या कर रहे थे? चूंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दो चीजें हैं, एक फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है, यानी एक प्रकाश है और एक विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा का जब कॉन्सेप्ट आएगा तब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको टोटली तरह से जानना है, टोटली नहीं पूरी तरीके से जानना है कि हमको ये लाइट है क्या। तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा? लाइट की एक जर्नी देखी, कैसे लाइट आ रहा है साल दर सालों से चलते हुए। तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा न्यूटन सर की कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, फिर हाइजेंस की वेव थ्योरी पे आए, फिर हाइजेंस की वेव थ्योरी को प्रूफ किया हमारे यंग्स ने, फ्रेनल, फ्रॉनहोफर। फिर हम उसके बाद आए हमारे मैक्सवेल साहब के इलेक्ट्रोडायनेमिक इक्वेशन पे, जो उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा वेव होगा जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव के मिलने से बना होगा, जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होने वाली है। उसी फिनोमिना को उसी थ्योरी को प्रूव करने के चक्कर में पड़े थे हर्ट्ज, और हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। और वो क्या चाह रहे थे? वो चाह रहे थे कि जो मैक्सवेल साहब ने एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की घोषणा की थी उसकी क्या करें, उसका इजाद करें। तो उसी के दौरान, उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि जब हम कैथोड प्लेट को सनलाइट की तरफ कर रहे हैं, यानी सन की लाइट जो सूर्य से आने वाली प्रकाश इंसिडेंट कर रही है कैथोड के प्लेट पे, तो वहां से कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स निकल रहे हैं। हालांकि नेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं, आप भी जान रहे होंगे कि वो जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन नेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं कि इन सब एक्सपेरिमेंट से पहले, जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है 1897 में, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहीं जाके 1887 ईस्वी में हो रहा था। ये घटना जो हर्ट्ज अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके वो देख रहे थे, अपना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, बाय डिफॉल्ट, बाय गलती से क्या हुआ, जब उन्होंने कैथोड प्लेट को सनलाइट की तरफ किया, वहां से जो रेडिएशन आई, जो लाइट आई, वो इंसिडेंट की प्लेट की तरफ, तो उन्होंने देखा कि एमीटर में हमारा करंट फ्लो कर गया। यही पूरा हर्ट्ज का सेटअप था। उन्होंने अल्ट्रावायलेट लाइट पास कराई कैथोड पे, और तो देखा कि यहाँ एमीटर में कुछ फ्लक्चुएशन है। इसका मतलब यह है कि जस्ट जैसे ही लाइट फॉल्स हुई कैथोड पे, वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, और वो इलेक्ट्रॉन क्या किया, इस पोटेंशियल के जो बैटरी लगाई थी हमने, इसके वाया ये यहां तक पहुंच गया। इसकी वजह से हमको पूरी सर्किट में करंट फ्लो हो गई। तो ये था हमारा हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट। लेकिन उस समय ये फिनोमेना नहीं समझ में आया कि ये हो क्यों रहा था, हो क्यों नहीं रहा था, क्योंकि उस समय किसी को लाइट के बारे में एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता था। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में आपका पूरा जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी डाउट्स हैं, सारे क्लियर होने वाले हैं कि लाइट है क्या। लाइट को सर न्यूटन सर ने कॉर्पुस्कुलर कहा, उसके बाद हाइजेंस ने वेव बोला, हमारे आते आते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दिया गया। लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ तो उसके रिजल्ट्स ऐसे निकल के आए जो पूरी दुनिया को हिलाने वाले थे। थोड़ा सा क्या करते हैं हम, थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो हमको रिजल्ट्स मिले हैं उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं वाया एक्सपेरिमेंट, उसने कैसे पूरी फिजिक्स की दुनिया को हिला डाला। कैसे? क्योंकि ये थ्योरी बहुत बड़ी है, ये नोबेल प्राइज विन थ्योरी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और इसलिए हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, चाहते तो हम क्या करते, आपको फार्मूलाज बताते, ढेर सारे सवाल लगवाते और हूबहू जो क्वेश्चंस बताते। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में, चाहे वो BHU के एग्जाम दे रहे हो या CUCET का होगा, वो आपका एग्जाम आपका वो क्वेश्चंस एग्जाम में आना है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद CUCET क्वालिफाई कर रखा है, मेरा JEE क्वालिफाई है, PG लेवल पे जो CUCET का एग्जाम मेरा 2 बार क्वालिफाई है, तो मुझे पता है कि ये लोग क्वेश्चन कहां से बनाते हैं। हालांकि वो अलग बात है, पढ़ाना अलग बात है, एग्जाम क्वालिफाई करना अलग बात है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस चीज का एक अंदाजा है कि कैसे वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अभी हमारे पास टाइम है, अभी तो फॉर्म भी अवेलेबल नहीं हुए हैं, हमारे पास टाइम है, क्यों ना जब हमारे पास टाइम है तो क्यों ना उस टाइम को यूटिलाइज करें, हम लोग आराम आराम से चीजों को समझ में पढ़ें। और आज जो हम एक चीज बताने वाले हैं, आप लोग वीडियो को स्किप कर जाते हैं, आप लोग वीडियो के अंदर नहीं देखते हैं, लेकिन हमारी बातें जो कही गई बातें होती हैं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में ही, जो मैंने पिछला लेक्चर लिया था, उससे आपके डायरेक्ट 3 क्वेश्चन आते, केवल बोलने से, मैंने लिखा कुछ नहीं था, मैंने केवल डिस्क्राइब कर रहा था कि लाइट की जर्नी क्या थी, लेकिन उसी से आपके 3 क्वेश्चंस लग जाएंगे। लेकिन किसी ने कोई गौर नहीं किया होगा, क्योंकि लगता है कि हिस्ट्री सुनना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, जब आप किसी के पीछे की हिस्ट्री खंगालते हैं तो आपको वो चीज इंटरेस्टिंग लगती है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपके मम्मी या आपके पापा आपको आपकी बचपन की कहानियां सुनाते हैं। आप अपने उम्र में जैसे भी हैं, नो मैटर, लेकिन आप बचपन की जब कहानियां अपने मम्मी या पापा के मुंह से सुनते हैं तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं। चाहे वो आप गलती कर रहे हो, चाहे आप बहुत झगड़ालू रहे हो बचपन में, लेकिन बचपन तो बचपन ही होता है, हिस्ट्री तो हिस्ट्री ही होता है। उस हिस्ट्री को उठा के देखिए, उस हिस्ट्री को देखिए, उसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं। अगर आपको फिजिक्स की तरह सोचना है, फिजिक्स को फील करना है, तो क्या करिए, बहुत सारे साइंटिस्ट की बायोग्राफी पढ़िए, उनके बारे में जानिए कि उन्होंने कैसे अपने अंदर के साइंटिस्ट को डेवलप किया है। तो आज हम क्या करेंगे, उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना को पढ़ेंगे। इसकी हिस्ट्री मैंने क्या करा था, मैंने पिछली क्लास में बता रखा था। तो मेनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से तो बहुत सारे रिजल्ट्स निकल के आए, लेकिन हमारा 3 पॉइंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले थे। वो 3 पॉइंट क्या था, जैसा कि बोर्ड पे आपको लिखा है, आप उतार लीजिएगा, उसको पेन से लिख लीजिएगा, वो आपका मैटर है, ठीक है। हम अभी क्या कर रहे हैं, आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इस क्लास में मैं एक ऐसा चीज बताऊंगा, एक ऐसा घरेलू जुगाड़ बताऊंगा जो आप देखेंगे और समझेंगे कि ये वेव पैकेट होता क्या है। क्योंकि अभी मैं प्लैंक की थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन की वेव पैकेट के बारे में बताऊंगा, जो लाइट को उन्होंने वेव पैकेट के रूप में कहा। लेकिन वो वेव पैकेट हमारे दैनिक जीवन में भी उपलब्ध है, लेकिन हम लोग उसे कभी उस तरीके के सोच नहीं पाते कि ये वेव पैकेट हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार जब मैं आगे बढ़ूंगा क्लास में, जब उसकी जरूरत पड़ेगी, मैं आपको शो करूंगा कि देखिए ये चीज वही है जो हम रोज देख के आते हैं, लेकिन हम कभी, हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। दैनिक जीवन में, हमारे रेगुलर लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद है जो कि हम जो उसको देखें, रेगुलर उसको निरीक्षण करें, तो कहीं ना कहीं उनसे बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स कहता है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर का तुम अध्ययन करो, नेचर को देखो, उसमें तुमको लॉज निकल के आएंगे, और वही लॉ क्या करते हैं, नेचर में गवर्न होते हैं, नेचर में चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की 3 बेहतरीन फिनोमेना क्या थी, 3 ऐसे पूरे फिजिक्स को हिलाने वाले क्या ऐसे रिजल्ट्स आए थे। पहला तो रिजल्ट था कि जो लाइट से जो एनर्जी आ रही थी, लाइट की जो एनर्जी है, लाइट क्या है, लाइट से जो एनर्जी आती है ना, जो सन से लाइट आ रही है, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है। लाइट की जो एनर्जी है वो उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही थी। ये तो बड़ा गंभीर मुद्दा था। कैसे गंभीर था? क्योंकि न्यूटन सर कार्पुस्कुलर थ्योरी दिए थे, उनका 100 सालों तक राज्य हुआ। उसके बाद आए हाइजेंस, उनकी बातों किसी ने नहीं माना। फिर उसी चीज को हाइजेंस ने प्रूव किया कि लाइट क्या है, वेव है। लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इजाद हो गई और डिस्कवरी हो गया, यंग्स ने कर दिया, इंटरफेरेंस करा दिया लाइट का, तो ये क्लियर हो गया कि लाइट वेव है। अब लाइट को वेव की तरह मानने जाने लगा। लेकिन अगर लाइट वेव है, ध्यान से सुनिएगा, अगर लाइट वेव है तो उसकी एनर्जी उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करना चाहिए था, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? वेव की फिनोमेना कहा जाता है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर लाइट की एनर्जी, अगर लाइट वेव है तो लाइट की एनर्जी उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करना चाहिए था। ये 2 सिनेरियो लें, एक ऐसी वेव लें, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड ये है, और एक और स्मॉल एम्पलीट्यूड का वेव लें, तो बोलेंगे कि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड कम है, इफ लाइट इज अ वेव। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, यहां तो एनर्जी किससे रिलेटेड है? फ्रीक्वेंसी से। ये चीज समझ में नहीं आ रही। चलो ठीक है, किसी तरह हमने कहा कि चलो ठीक है, हो सकता है कि लाइट एनर्जी से रिलेटेड हो, हमको नहीं समझ में आ रही है। लेकिन बकिया 2 चीजें, एक चीज जो सबसे जरूरी थी, वो थी कि देयर इज ए नो टाइम लैग इन द इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन। कि जैसे ही लाइट फॉल की, जैसे ही सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे लाइट फॉल की, तुरंत ही वहां से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो गया। यानी कि कुछ समय भी नहीं लगा। अब ये कैसे हो रहा?
अगर लाइट वेव है, समझिए जरा, अगर लाइट वेव है, ये हमारे क्या है, ये हमारा मेटल का सरफेस है, ये हमारा हाथ जस्ट अबाउट सरफेस है ना, लाइट को हम इंसिडेंट कराया ना, लाइट ऐसे आ रही है, जूम करके वेव की तरह आ रही है, ठीक है, सपोज दैट, इमेजिन करिए लाइट वेव पे आ रही है, ठीक है, ये मेरे हाथ पे इलेक्ट्रॉन्स स्टेबलिश्ड हैं, लाइट गिर रही है, वेव के फॉर्म में गिर रही है, अब इलेक्ट्रॉन की मन नहीं है सरफेस से निकलने का, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने सफिशिएंट एनर्जी गेन किया ही नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन की औकात इतनी हो जाएगी, यानी बात करें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी हो जाएगी कि इस बाउंडेशन से जो सरफेस उसको प्रोवाइड करा रहा है, जो सरफेस उसको बांध के रख रहा है, जो सरफेस उसको रोके रखा है, अगर वो उतनी एनर्जी दे देगा तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, हमने लाइट फॉल कराया, 1 सेकेंड में नहीं गिरा, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, 5 सेकेंड में, धीरे धीरे करते करते इतनी तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, लाइट तो आप कॉन्टिन्यूअस आ रही है, एक समय बाद ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एनर्जी गेन कर लेगा, और गेन करते हुए क्या करेगा, सरफेस से बाहर आ जाएगा। तो क्या हुआ, सम टाइम तो लगने चाहिए था ना, अगर लाइट वेव है तो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में और इंसिडेंट लाइट के दौरान क्या होना चाहिए था, देयर इज सम टाइम, वहां कुछ समय होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, समय लगभग न के बराबर है। यानी कि ऐसा है कि कोई वहां गोली मार रहा है, ऐसे बंदूक से गोली मार रहा है, लाइट कैसी आ रही, गोली की तरह आ रही है, एक बुलेट की तरह आ रही है, और जैसे ही आके इंसिडेंट कर रही है उसको स्कैटर्ड कर, मतलब उसको वहां से निकाल दे रही है। यानी कि वेव तो नहीं है, वेव तो नहीं है, तौबा तौबा, वेव तो नहीं है। आगे आते हैं, क्या है, देयर इज ए नीड ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लो बात, अब ये क्या हो गई, अब क्या कह रहे हैं भाई साहब कि यहां इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ी है। क्यों भाई, क्यों? लाइट वेव है तो किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए, किसी भी वेवलेंथ के लिए, जैसे वो एनर्जी, भाई एनर्जी किससे रिलेटेड थी, वेव थ्योरी में एनर्जी एम्पलीट्यूड से रिलेटेड थी, तो हम कोई सी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालें, अगर इसकी एम्पलीट्यूड अच्छा है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन का निकाल देना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। क्या हो रहा, वो किस पे डिपेंड कर रहा, वो डिपेंड कर रहा कि हम कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट सरफेस पे इंसिडेंट करा रहे हैं। लो, अब लो बात, अब क्या हो गया, अब तो मामला गंभीर हो गया। ये तीनों चीज क्या कर रहे हैं, ये तीनों चीज बता रहे हैं कि लाइट तो वेव नहीं है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, लाइट तो इंटरफेरेंस भी शो कर रहा है, लाइट डायफ्रैक्शन भी शो कर रहा है, लाइट पोलराइजेशन भी शो कर रहा है, और वही लाइट रिफ्रैक्शन भी, लाइट पार्टिकल भी बता रहा, लाइट पार्टिकल वाले भी सारे नेचर शो कर रहे हैं, लाइट वेव वाला भी नेचर शो कर रहा। अब तो मामला उलझ गया। अब हम इसको वेव बोले तो बोले कैसे? अब इस वेव फिनोमिना से हम इस चीज को तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। अगर लाइट को हम वेव मान लेंगे तो ये चीज तो डिस्क्राइब नहीं होने वाला। भैया हमको नहीं समझ में आ रहा, प्लांक ने कहा हमको नहीं समझ, प्लांक सॉरी, वेरी सॉरी, प्लांक नहीं, हर्ट्ज ने कहा हमको नहीं समझ में आ रहा, हम इसको छोड़ते हैं, देखिएगा आप लोग देखिए इसमें क्या हो रहा। लेकिन इस चीज को डीपली एनालाइज किया किसने? सर अल्बर्ट आइंस्टीन सर, और उन्होंने इस चीज को समझाने के लिए मदद ली प्लांक की रेडिएशन थ्योरी को। तो हमारा मेन एम क्या है, हम समझेंगे कि प्लांक की रेडिएशन थ्योरी क्या है, प्लांक की क्वांटा थ्योरी क्या है, हम जानेंगे क्वांटा थ्योरी। उसके बाद सर अल्बर्ट आइंस्टीन पे आते हैं। ये थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरी उम्र बीत जाती है, किसी को प्लांक की क्वांटा थ्योरी नहीं समझ में आती है, किसी को आइंस्टीन की ड्यूअल वेव पैकेट की थ्योरी नहीं समझ में आती है। वो समझ तो लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, रट लेते हैं, पर उनको विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको कभी वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, कभी उनको क्वांटा नाम क्या है उसकी मतलब नहीं समझ में आता है। तो आज आप पूरा समय लेके सिर्फ इसी पे समझिए क्या है क्वांटा थ्योरी प्लांक की और क्या है वेव पैकेट थ्योरी आइंस्टीन की। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या, प्लांक की क्वांटम थ्योरी। अभी देखा कि ये वेव थ्योरी फेल हो गई, ये सारी फिनोमिना वेव तो गया, लाइट वेव नहीं है। लेकिन लाइट कैसे वेव नहीं है भैया? लाइट इंटरफेरेंस हो कर रही है, लाइट डायफ्रैक्शन हो कर रही है, हम कैसे गलत मान सकते हैं? मामला गंभीर है। ठीक है, छोड़ दिया गया। ये इसका चिट्ठी इसका फिर से खुलता है 1905 में, जब अल्बर्ट आइंस्टीन सर आते हैं तो इसको फिर से देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, तो वो अपने हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन उससे पहले 1900 में एक साइंटिस्ट था जो रेडिएशन पे, किस पे? रेडिएशन पे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे काम कर रहा था। उनका नाम था सर मैक्स प्लांक। उनका नाम बड़ी इज्जत से इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमारे सभी साइंटिस्ट बहुत रिस्पेक्टेबल है, लेकिन सर मैक्स प्लांक का नाम इसलिए लिया जाता है कि उन्होंने एक ऐसी चीज बता दी थी गलत में, खाली अपने थ्योरी को सिद्ध करने के लिए ऐसी चीज बता दी थी जो कि पूरा फिजिक्स का एक ब्रांच ही बना दिया।
और वो ब्रांच ऐसा था ना, जो चीज हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते थे क्लासिकल थ्योरी से, उसको भी उस थ्योरी ने डिस्क्राइब किया, और उस ब्रांच का नाम था क्वांटम थ्योरी। और क्वांटम शब्द की उत्पत्ति हुई थी मैक्स प्लैंक ने किया था। किया क्या था, जब वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे 1 सेकेंड आप लोग धैर्य बनाइएगा, हम क्या करें जरा इसको इरेज कर रहे हैं, तब से आप हमसे बात करते रहिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जब मैक्स प्लैंक कर रहे थे अपनी रेडिएशन थ्योरी पे, उनको एक्चुअली क्या करना था, उनको ये ग्राफ प्रूफ करना था। ये ऐसा कुछ ग्राफ था। जब हम बताएंगे थर्मोडायनेमिक्स तो आपको बताएंगे रेडिएशन, ठीक, उसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन बताएंगे। एक्चुअली ये क्या था, एनर्जी डेंसिटी में, ठीक है, और लैम्डा में रिलेशन था, ऐसा कुछ ग्राफ बना था जो कि क्लासिकली प्रूफ था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ था। इसको किरचॉफ साहब ने बता के गए थे। अब इसी पे जिद लगी थी, किसकी जिद लगी थी बता रहे हैं, विंस की और रिले जीन्स की और बोल्ट्जमैन की। सब प्रूफ करने के चक्कर में पड़े हुए थे कि कैसे ये प्रूफ, कैसे ये एक्सपेरिमेंटेड जो ग्राफ है हम उसको फॉर्मूले में कैसे रख दें, कि फॉर्मूले के वाइज हम कैसे हम इसको प्रूफ कर दें, ठीक है। अब किसी को नहीं पता, सब कर रहे हैं, सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सब फॉर्मूले लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सब लाइट को वेव मान के लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वेव नेचर एस्टेब्लिश्ड हो जाया था, क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था। न्यूटन सर ने कॉर्पुस्कुलर थ्योरी दी थी, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। चूंकि ये उतने बड़े साइंटिस्ट थे, इसलिए उनका प्रभाव ज्यादा रहा, मान लिया गया बात। लेकिन यंग्स ने तो प्रूफ कर दिया ना लाइट वेव है, तो अब पार्टिकल सब भूल गए थे, लाइट क्या है वेव मान के चल रहे थे। लेकिन इसी चीज को सोचते सर मैक्स प्लैंक को जरूरत पड़ी, उन्होंने क्या करा, एनर्जी कहा, एनर्जी प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। जरा रुको 1 मिनट, ये क्या मतलब है, एनर्जी रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी? करे हाँ भाई, जरूरत पड़ी हमको फार्मूले में रखने की जरूरत पड़ी, हम रख रहे हैं। ठीक है, ऐसा फार्मूला अगर रख रहे हैं और उनको एनर्जी को और इसके डायमेंशन को बराबर करने के लिए उन्हें एक कांस्टेंट चुनना पड़ा, जिसका उन्होंने नाम दिया स्मॉल h, और उसी को बाद में जाके नाम दिया गया प्लैंक कांस्टेंट। इसकी कुछ वैल्यू होती है जूल इनटू सेकंड में आती है, ठीक है। तो ये बताया कि ये जो एनर्जी है, अगर एनर्जी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है और एनर्जी की वैल्यू कुछ इस टाइप की है, और एनर्जी अगर ऐसे रखेंगे फार्मूले में, तो हमारी ये जो ग्राफ है एकदम एक्यूरेट सही बन रहा है। लोअर फ्रीक्वेंसी पे भी, हायर फ्रीक्वेंसी पे भी, ठीक है, सब तरीके से ग्राफ प्रूफ हो रहा। लेकिन ये चीज है क्या, ये चीज है क्या? तो इसी चीज को उन्होंने बोला क्वांटा। इसी चीज को क्या बोला, क्वांटा। कैसे? कहा कि जो ब्लैक बॉडी है ना, जो ब्लैक बॉडी है, अच्छा ब्लैक बॉडी क्या होता है कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? कहोगे अरे एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा सिस्टम जो हायर टेम्परेचर पे सभी प्रकार के इमिशन, सभी प्रकार के रेडिएशन को इमिट करता है, या लोअर टेम्परेचर पे सभी प्रकार के इमिशन रेडिएशन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। वही तो हमारा ब्लैक बॉडी है। सन क्या है, ब्लैक बॉडी है, क्योंकि उसमें सभी प्रकार की रेडिएशन है। कॉस्मिक रे है, गामा रे है, अल्ट्रावायलेट है, वायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, सब प्रकार की है, ठीक है। स्पेक्ट्रम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, जितना जानते वही लिमिट है, उसके बाद भी हो सकती है, हमको नहीं पता, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या दिया, ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी को इन्होंने क्या बोला, क्वांटा है। कैसे बोला कि जो ब्लैक बॉडी है उससे जो रेडिएशन इमिट हो रही है ना बच्चों, जो रेडिएशन इमिट हो रही है या अब्जॉर्ब हो रही है, चाहे इमिट होगी चाहे एब्जॉर्ब करेगा, वो क्या हो रहा है, वो एक डिफिनिट अमाउंट में ही एब्जॉर्ब हो रहा, या तो E बराबर एच न्यू के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा, या तो 2h न्यू के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, या 3h न्यू के, या 4h न्यू के, 5h न्यू के, ऐसे करते डटे डॉट 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 ऐसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा या इमिट हो रहा। और जो उनमें से जो सबसे पहला जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, इसी को ना E बराबर लिखना है, E बराबर h न्यू, E बराबर 2h न्यू, E बराबर 3h न्यू, 4h न्यू, डॉट डॉट डॉट। जो सबसे पहला यानी कि h न्यू है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसी को बोला उन्होंने क्वांटा है। ये क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रेडिएट हो रही है, जो एब्जॉर्ब हो रही है, जो इमिट हो रही है, उन्हीं को नाम दिया क्वांटा। ये एक क्वांटा, ये दो क्वांटा, 3h न्यू 3 क्वांटा, 4h न्यू 4 क्वांटा ऑफ एनर्जी। यानी कि बोला कि एनर्जी हो गया क्या, NH न्यू, जहां n क्या है बच्चों, n स्टार्ट होगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी n की इंटीजर वैल्यू होगी। कोई पागल आपसे कह दे कि एनर्जी 1.5h न्यू है, तो क्या करना, अरे पागल ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लैंक सर ने कहा था कि एनर्जी जो इमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो डिस्क्रीट है।
यानी कि डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट है। ठीक है, डिस्क्रीट की बात हम आएंगे, वेव पैकेट समझाएंगे, डिस्क्रीट चीज और कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो ये चीज तो ये समझ में आया कि एनर्जी क्या है, एनर्जी NH/nu है। और बताया कि कैसे आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि जो एनर्जी इमिट हो रही है, जो ऑब्जॉर्ब हो रही है, वो एक डिस्क्रीट एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्ब हो रही है, या तो hnu के फॉर्म में या तो 2hnu के फॉर्म में, इनके बीच का कोई एनर्जी ऑब्जॉर्ब ना हो रहा, ना तो रेडिएट हो रहा। तो कहा कि ठीक है, मान लेते हैं कि ब्लैक बॉडी के अंदर कोई ऐसा सिस्टम होगा, ब्लैक बॉडी के अंदर कोई ऐसा सिस्टम होगा जो केवल इसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा और इसी एनर्जी को इमिट कर रहा। ठीक है, इसी को बोला गया, जो सिस्टम बता रहे हैं, जो सिस्टम का नाम दिया गया उसे बोलते हैं ऑसिलेटर्स। ये सब हायर क्लास में है। बोल दिया कि वो ब्लैक बॉडी के अंदर ऑसिलेटर्स हैं, ऑसिलेटर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। ऑसिलेट करते करते वो क्या कर रहे हैं, केवल निश्चित अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। समझ में आया? क्वांटा क्या होता है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, क्वांटा कहते कैसे हैं, इन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, अगर पानी ले लें और पानी के जो मिनिमम अमाउंट हम लेंगे ग्लास में, वो होगा पानी का 1 क्वांटा। ठीक है, अगर हम क्या ले लें, अगर हम बॉल ले लें, बॉल का जो सबसे मिनिमम अमाउंट होगा, छोटे छोटे बॉल ले लें, हम बोलेंगे सरसों के दाने ले लें, तो सरसों का जो एक दाना होगा उसे बोलेंगे 1 क्वांटा। ठीक है, तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनी क्वांटिटी, अगर एनर्जी की बात करो तो एनर्जी का क्वांटा होगा। तो ये hnu क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इससे मिनिमम नहीं है, इससे मिनिमम नहीं है। यानी कहो कि ऐसे कहो कि 0.5 hnu, ऐसा कुछ गलत है ना। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी hnu है, 2hnu है, 3hnu, इसके बीच का कुछ नहीं है। ठीक है, अगर कोई बोलते πhnu तो भी गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से क्या बोलते हैं, क्वांटा, यानी कि एनर्जी जो है वो क्वांटलाइज्ड है। एनर्जी क्या है, क्वांटा है, एनर्जी क्वांटलाइज्ड है, यानी कि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एनर्जी एक फिक्स अमाउंट में है। और एनर्जी किससे रिलेटेड है, उसके फ्रीक्वेंसी से। यानी एनर्जी अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी एनर्जी चेंज होगी, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी तो एनर्जी नहीं चेंज होगी। ये था हमारा प्लैंक का कांस्टेंट, प्लैंक का कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं सर अल्बर्ट आइंस्टीन सर के वेव पैकेट डुअलिटी पे। अब क्या कर रहे थे, 1900 में तो ये प्लैंक सर कहे थे, और 1905 में आइंस्टीन सर लेके आते हैं अपना क्या, वेव पैकेट की बात। और वेव पैकेट वो समझाते कैसे हैं, समझाते कैसे हैं, वो उठाते हैं किसका लॉ, प्लैंक का लॉ, E बराबर hnu, प्लैंक की थ्योरी उठाते हैं, E बराबर hnu, जहां n क्या है, इंटीजर्स हैं, और hnu क्या है, E बराबर hnu क्या है, इसको क्वांटा बोलते हैं, एनर्जी के क्वांटा हैं ये सब। ठीक है, तो एनर्जी क्वांटलाइज था, उन्होंने बोला। तो उन्होंने जब प्लैंक की थ्योरी को पढ़ा तो उन्होंने कहा रेडिएशन से निकलने वाली एनर्जी ही क्यों, अपितु सन से जो लाइट आ रही है, सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं वो भी क्या है, वो भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो भी डिस्क्रीट है, वो भी क्या है, एक वो भी क्वांटलाइज्ड है। अब मामला गंभीर मुद्दा बन गया। अब उन्होंने लाइट के बारे में जिक्र कर दिया था, लाइट के बारे में जिक्र कर दिया था, तो अब ये बात उनको बताना था, बता दी कि लाइट जो है वो डिस्क्रीट है। E बराबर hnu, ऐसा लग रहा ना कि hnu, 2hnu, 3hnu, ऐसा लग रहा नहीं कोई पार्टिकल्स हैं, ऐसा लग रहा ना पार्टिकल्स हैं, एनर्जी है लेकिन पार्टिकल्स के रूप में है, ऐसा लग रहा। जब प्लैंक साहब ने बताया था कि एनर्जी ऐसे ही हो सकती है, hnu अलग अलग है। एनर्जी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, एनर्जी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस फ्लो, लेकिन यहां तो अलग अलग है, hnu, 2hnu, 3hnu, 4hnu, 5hnu, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, क्या हो रहा है यहाँ, आपको समझ में नहीं आ रहा। एनर्जी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एनर्जी डिस्क्रीट कैसे है। आइंस्टीन सर ने कहा कि यही लाइट क्यों, रेडिएशन से निकलने वाली लाइट ही क्यों, जो सन से भी लाइट आ रही है ना, वो भी क्या है, वो भी डिस्क्रीट है। अब मामला फंसा। डिस्क्रीट होने का मतलब है कि लाइट पार्टिकल्स, डिस्क्रीट होने का साफ मतलब यही होगा कि लाइट पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल ही डिस्क्रीट होते हैं। एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, एक और दो के बीच में कोई पार्टिकल नहीं होता, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, चार पार्टिकल, ऐसे होते हैं। लेकिन अगर वेव है तो 1 एनर्जी, 1.2 एनर्जी, 1.3 एनर्जी, 1.4 एनर्जी, ऑल एनर्जी आर पॉसिबल, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रीट। ठीक है, तो अब बात थी कि लाइट तो इंटरफेरेंस भी शो करता है, प्रूफ था, लाइट रिफ्रैक्शन भी शो करता है, जो केवल पार्टिकल नेचर ही डिस्क्राइब करता है। और अगर इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन शो कर रहा है तो लाइट क्या है, लाइट क्या है, लाइट एज अ वेव है।
अब तो मामला गंभीर हो गया, गंभीर हो गया। अब आइंस्टीन सर को बताना था कि एक ऐसी थ्योरी देनी थी जिसमें क्या करें, जिसमें लाइट को वेव भी बताएं और लाइट को क्या बताएं, लाइट को पार्टिकल नेचर भी बताएं, दोनों को समराइज करके। तो उन्होंने दिया वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट। और वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम क्या करते हैं, हम आते हैं एक देसी जुगाड़ पे। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, देसी जुगाड़ आपके दिमाग में आएगा। और ये रहा आपके सामने ये देसी जुगाड़, है ना इंटरेस्टिंग। इसको देख के लग रहा होगा अरे सर ये तो पानी पीने का बॉटल है। ये पानी पीने का पाउच आता है ना, 2 रुपए का, 3 रुपए का। ठीक है, ऐसे मैं दुकान पे ट्रेवल कर रहा था तो एक आदमी ले रहा था, तो मैंने देखा बड़े ध्यान से, मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, अरे यार यही तो है, यही तो पैकेट है, यही तो पैकेट है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है एनर्जी का कॉन्टिन्यूअस फ्लो और क्या होता है एनर्जी का डिस्क्रीट फ्लो। बस ये फट जाए, बस फट जाने दीजिए। अब आप देखिएगा कि एनर्जी का जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा। ठीक है, ओ माय गॉड। ठीक है, अब देखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा पानी पानी होगा बट आपको समझने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा माइक्रोफोन का जो हमारा माइक्रोफोन है उसका वायर इधर करना पड़ेगा तो खराब हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड। आप देखिए, आप यहाँ से जो एनर्जी देखिए, अब ये जो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, अब ये जो फ्लो ऑफ वाटर देखिएगा, ये क्या है, ये जो वाटर का फ्लो है, यहाँ से जो पानी गिर रहा है देख रहे हैं आप, ये पानी क्या है, ज़्यादा पानी नहीं गिरा रहा। यहाँ से जो कॉन्टिन्यूस देखिए, फिर से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो वाटर गिर रहा है ना, ये वाटर आ रहा है, इसे बोलते हैं वाटर का कॉन्टिन्यूस फ्लो। वाटर क्या है, वाटर को एक पल के लिए अगर एनर्जी माने, एक पल के लिए एनर्जी माने तो वाटर भी अभी फॉल कर रहा, वाटर फॉल कर रहा है, लेकिन किसके रूप में, कॉन्टिन्यूअस फॉल कर रहा। अगर ये पानी जो पैकेट में पानी हमने भरा था, ये जो पैकेट का पानी था, अगर ये पानी इनफाइनाइट मात्रा में हो तो हमेशा देखिए ये ऐसे ऐसे पानी हमेशा हमेशा साल दर साल कई हजार साल तक ऐसे पानी गिरता रहेगा, क्योंकि इसमें पानी तो इनफाइनाइट है, पानी कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो एनर्जी ऐसे ही गिरेगी, कॉन्टिन्यूअस ही गिरेगी। ठीक है, लेकिन एक मिनट ये क्या है बच्चों, व्हाट इज दिस। अगर हम अब कहीं दूर से इसको फेंकें फिर इसको फेंकें, अब उसी एनर्जी को क्या किया मैंने, उसी एनर्जी को पैकेट में बंद कर दिया। एनर्जी इसमें भी है, पानी इसमें भी है, लेकिन ये क्या हो गया, ये पैकेट है, ये पानी का दूसरा पैकेट है, एक और होगा पानी का तीसरा पैकेट होगा, एक और होगा पानी का चौथा पैकेट होगा। अभी भी एनर्जी है, अभी भी सरफेस पे गिरेगी एनर्जी, तो भी गिरेगा तो ये पैकेट फटेगा, पानी बिखरेगा, एनर्जी फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन अब एनर्जी कॉन्टिन्यूअस कॉन्सेप्ट नहीं है, अब ये क्या है, एनर्जी डिस्क्रीट है। एनर्जी इस पैकेट में भी है, एनर्जी इस पैकेट में भी है, लेकिन क्या है, एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं फ्लो होगा। एक पैकेट आएगा, फिर दूसरा पैकेट आएगा, फिर तीसरा पैकेट आएगा, फिर चौथा पैकेट आएगा, ऐसे धार की तरह, ऐसे स्ट्रीम की तरह पानी नहीं बहने वाला। तो लाइट भी यही होती है। लाइट क्या है, जब वेव मानते हैं ना, जो वेव क्या होता है, जस्ट पानी ऐसे स्ट्रीम की तरफ गिर रहा था ना, ये है उसका वेव नेचर, और ये क्या है, उसका वेव पैकेट ड्यूअलिटी है। उन्होंने सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, अगर पानी को कैरी करने वाला काम कौन कर रहा है, इस पानी को कैरी कौन कर रहा है, आप बोलेंगे सर पानी को कैरी कौन कर रहा है, ये इसका बॉटल, ये इसका प्लास्टिक। पानी को कैरी कौन कर रहा है, इसका प्लास्टिक। एक क्षण के लिए हम पानी को क्या माने, एनर्जी ऑफ लाइट है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ लाइट ऐसे ही आ रही है, एक पैकेट में हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को भर के, लाइट की एनर्जी को भर के हम क्या कर रहे हैं, फॉल करा रहे हैं, ऊपर से आ रही है, यानी लाइट जो है इस टाइप में आ रही है, पैकेट के रूप में, अलग अलग पैकेट के रूप में, एनर्जी के अलग अलग पैकेट के रूप में, न कि ऐसे कॉन्टिन्यूअस फ्लो के रूप में, ऐसे नहीं आ रही है। लाइट कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, अलग अलग पैकेट के रूप में। इसमें भी एनर्जी थी, प्रीवियस वाले में भी एनर्जी थी, इसमें भी एनर्जी है। अलग यह है कि वो कॉन्टिन्यूअस है और ये डिस्क्रीट है। अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछें कि बताओ दोस्तों, इसके एनर्जी को कैरी करने का काम कौन कर रहा है, पानी को ले जाने का काम कौन कर रहा है, तो बेशक बोलेंगे ये प्लास्टिक। लेकिन अगर हम बोलें कि अब बताओ लाइट को कैरी करने का काम कौन कर रहा है, कौन ऐसा बंदा है, कौन ऐसा व्यक्ति है, या कौन ऐसा पार्टिकल है जो लाइट को ले जा रहा है, तो वहां बोलते हैं कि लाइट को कैरी करने का काम कौन करता है, फोटॉन। यहीं पे नाम आया फोटॉन। और वो पैकेट अगर इसकी बात करें, ये पैकेट, ये वाटर का पैकेट है क्योंकि ये पानी को ले जा रहा है। ठीक है, इस पैकेट में पानी बंद है, और वो पैकेट जिसमें लाइट की एनर्जी बंद होगी उसे हम क्या बोलेंगे, वेव पैकेट बोलेंगे। ठीक है, ऐसे वेव पैकेट, इसको हम क्या बोलेंगे, वेव पैकेट बोलेंगे। और एक पैकेट की कितनी एनर्जी होगी,
एक पैकेट में कितनी एनर्जी होगी, इस पैकेट में कितना पानी है, डिपेंड करता है कि हमने कितना पानी भरा है, ये पाउच कितना बड़ा है। ठीक है, पाउच बहुत बड़ा होगा तो एनर्जी बहुत बड़ा होगा, पाउच छोटा होगा तो एनर्जी बहुत छोटी होगी, पानी बहुत छोटा होगा। तो एनर्जी कितनी है वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर नंबर्स ऑफ फोटॉन्स कितने हैं, और एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है बच्चों, वही प्लांक ने जो थ्योरी दिया था, E बराबर h न्यू। अब क्लियर हो गया। अब बोल दिया है कि लाइट की एनर्जी को कैरी करने का काम कौन कर रहा है, लाइट की एनर्जी को कैरी करने का काम कौन कर रहा है, फोटॉन नामक एक पार्टिकल। चूंकि एनर्जी है यानी कि वेव का भी नेचर आ गया, और पार्टिकल है, फोटॉन भी है तो पार्टिकल नेचर भी आ गया, यानी अब वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट आ गया। अब लाइट क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एनर्जी भी है, पार्टिकल भी है, किसमें आ रही है, वेव पैकेट के रूप में। जस्ट लाइक दैट, जैसे पानी का पाउच होता है, इसके बोलते हैं हम वाटर पैकेट। वाटर पैकेट क्योंकि इसके अंदर क्या है, वाटर है, लेकिन इसके अंदर क्या है, फोटॉन है, तो ये क्या है, वेव पैकेट हैं, क्योंकि ये वेव के ओवरलैप से ही पैकेट बनता है, ये वेव पैकेट हैं। आई होप कि आपको वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट दिमाग में स्टेब्लिश्ड हो गया होगा और ये कभी नहीं उतरने वाला। ठीक है, अब रहा वेव पैकेट का। ठीक है, कि एनर्जी क्या होगी, एक फोटॉन की एनर्जी क्या होगी, h न्यू। तो इसी तरह n फोटॉन की एनर्जी क्या होगी, मान लो इसमें इस पैकेट में n फोटॉन है, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन, तो इस वेव पैकेट की एनर्जी कितनी होगी, n h न्यू। और फोटॉन क्या है, एक पार्टिकल है, उनको हम काउंट कर सकते हैं। n क्या है, n है नंबर ऑफ फोटॉन, जिसकी वैल्यू केवल क्या होती है, डिस्क्रीट ही हो सकती है, n की वैल्यू 1 2 3। पार्टिकल्स कभी कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, पार्टिकल की डिस्क्रीट वैल्यू अलग अलग होते हैं, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, हम उसको गिन सकते हैं, 3 पार्टिकल 4 पार्टिकल्स। वेव को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फ्लो होता है, तो हर एक पॉसिबल वैल्यू पता होती है। तो जस्ट प्लांक की यही क्या था, वेव पैकेट की जो एनर्जी आ रही है, जो सन से एनर्जी आ रही है, वो भी क्या है, कॉन्सेप्ट बता रहे, उनका ये स्टेटमेंट बता रहे हैं कि जो लाइट से एनर्जी आ रही है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट है, जस्ट लाइक दैट प्लांक की क्वांटा थ्योरी थी। सन से जो लाइट आ रही है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट है, जैसे कि प्लांक की क्वांटा थ्योरी थी। और वो जो लाइट है वो लाइट वेव पैकेट के रूप में आ रही है। वेव पैकेट मतलब वेव के अंदर पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स हैं, और उसकी एनर्जी कैरी करने का काम कौन कर रहा है, एनर्जी को लाने का काम कौन कर रहा है, एक फोटॉन नामक पार्टिकल कर रहा है। और इस फोटॉन नामक पार्टिकल ऐसा है जिसका रेस्ट मास कहें, जिसका रेस्ट मास m0 कहें 0 है। अगर ये फोटॉन रेस्ट पे आ जाएगा, इसका कोई मास ही नहीं है, लेकिन मूविंग मास है, एक रिलेशन भी है रेस्ट मास और मूविंग मास में। ठीक है, उसका हम रिलेशन बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। जान ये लेते हैं कि हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं E बराबर h न्यू से, और कुछ फार्मूलाज के बारे में जानते हैं, और फिर हम डिस्कशन करेंगे सम क्वेश्चंस पे। हालांकि ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला हमारा प्लांक की क्वांटा थ्योरी थी कि E बराबर क्या है हमारा, h न्यू, ये बात है। ठीक है, E बराबर h न्यू, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, और बहुत ध्यान से देखिएगा, जो पॉइंट बता रहे हैं उस पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, ये हमारा h है। अच्छा, ये क्या है, इसी को बोलते हैं क्या, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्वांटा। ये 1 क्वांटा है। ठीक है, यानी कि एनर्जी क्वांटलाइज्ड है, एनर्जी डिस्क्रीट है। अगर n पार्टिकल्स हो, अगर n पार्टिकल्स n फोटॉन्स हो, तो n फोटॉन्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, n फोटॉन्स की एनर्जी होगी n h न्यू। ठीक है, तो एक वेव पैकेट में अगर 10 फोटॉन है तो उसकी उस वेव पैकेट में कितनी एनर्जी है, 10 h न्यू के बराबर, जहां h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। अच्छा, अब बात करें न्यू की। न्यू क्या है, न्यू को हम ऐसे तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी है, क्या है, आवृत्ति है। आवृत्ति होता क्या है, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं कैसे, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन लैम्डा इन दैट मीडियम, ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, किसी मीडियम में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हम डिफाइन करेंगे कि उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या है। ये v क्या है, v मीडियम क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट लिख लीजिएगा। v मीडियम क्या है, यहां पे v मीडियम क्या है, यानी v बराबर क्या है, v बराबर है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या है, और उस मीडियम में उस लाइट का वेवलेंथ कितना है। ठीक है, अगर बात करें फ्रीक्वेंसी निकालने की, इसमें वैक्यूम में, वैक्यूम की बात करें या बात करें एयर की, नॉर्मली हम इसको न्यू भी लिखते हैं।
ठीक है, हम अगर न्यू लिखा है तो वो बात किसी कर रहा है, वैक्यूम की बात कर रहा है या एयर की बात कर रहा है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? अच्छा, एयर या वैक्यूम में वेलोसिटी कितनी होती है लाइट की? सबसे तेज होती है, उसका नाम दिया गया वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसे आप लोग सी से पढ़ते हैं। ये सी क्या है? लाइट की वेलोसिटी है इन एयर एंड वैक्यूम, चाहे एयर की बात करें चाहे वैक्यूम की बात करें। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे? लैम्डा इन वैक्यूम ना, क्योंकि हमारा मीडियम क्या वैक्यूम है, तो सी वेलोसिटी इन मीडियम क्या हो जाएगा? सी, और लैम्डा इन मीडियम क्या हो जाएगा? लैम्डा इन मीडियम, तो इसको नॉर्मली सी अपॉन लैम्डा लिखते हैं। यानी कि अगर बात करें इसको, अगर हम इरेज कर दें 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए अगर हम इसको इरेज करें, ठीक है, तो हमारा फ्रिक्वेंसी क्या आ गया? फ्रिक्वेंसी हमारा आया, फ्रिक्वेंसी हमारा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, फ्रिक्वेंसी आया सी अपॉन लैम्डा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं वैक्यूम की, वैक्यूम की बात कर रहे हैं या एयर की बात कर रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ वैक्यूम और एयर के बजाय कोई दूसरा मीडियम हो जाए, जैसे ग्लास हो गया, ठीक है, और कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई और चीज हो गया, ठीक है, कोई मटेरियल हो गया, जेल हो गया कोई, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? फ्रिक्वेंसी, उसमें फ्रिक्वेंसी होगा, कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे ही वेलोसिटी इन दैट मीडियम, ऐसे इसको याद रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट उस जो मीडियम दिया होगा अपॉन उस मीडियम में जितना वेवलेंथ होगा, इस चीज को याद रखिएगा। ये तो केस कब है? ये केस कब है? जब लाइट क्या है? लाइट किसमें ट्रेवल कर रही है? वैक्यूम में या एयर में। तो वैक्यूम में लाइट की मीडियम वेलोसिटी कितनी हो जाती है? उस मीडियम में वैक्यूम में एयर में सी हो जाती है, और उसमें लैम्डा हम लिख देते हैं, नॉर्मली लैम्डा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैम्डा। अच्छा, इस चीज से अगर हम यहाँ रखें, अगर वैक्यूम में एनर्जी की बात करें, अगर वैक्यूम एनर्जी की बात करें तो एच सी अपॉन लैम्डा हो गया ना, एच सी अपॉन लैम्डा हो गया। ये क्या है? ये क्या है? एनर्जी है, ठीक है। या बात करें अगर किसी मीडियम में एनर्जी की बात करें तो क्या हो जाएगा? एच इंटू वी मीडियम अपॉन लैम्डा मीडियम, ये हमारा हो गया ना। किसी मीडियम में एनर्जी कितनी होगी? H इंटू वी मीडियम, ये तो वैक्यूम में हो गया, क्योंकि वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है? सी है, और वेवलेंथ कितना है? लैम्डा है, ठीक है। ये बात हुई एनर्जी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा इरेज करना पड़ रहा ना बार बार, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे इसको चीज को इरेज करते हैं और देखते हैं कि क्या है ये। अगर इसकी बात करें, अगर E बराबर एच न्यू की बात करें ना, एच न्यू की बात करें, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एनर्जी प्रोपोर्शनल किसके है? फ्रीक्वेंसी के ना। तो ये क्या है? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन है, एक एक फोटोन की एनर्जी है। E बराबर एन, E बराबर एच न्यू। और ये जो अगर मान लो कि n फोटोन हो, इस तरीके से क्या हो? n फोटॉन्स उपस्थित हो, प्रेजेंट हो वेव पैकेट में, n फोटोन की एनर्जी क्या होगी? E बराबर क्या होगी? n h न्यू। तो एक एक ईच मतलब एक एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? h न्यू। इसी तरह n फोटोन की एनर्जी क्या होगी? h न्यू प्लस h न्यू प्लस h न्यू प्लस h न्यू, जोड़ दो तो तुमको मिलेगा n h न्यू। और जो E आएगा ना, E आएगा, ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एनर्जी आएगी लाइट की, वो क्या है? किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, वो विदाउट मीडियम। किसी भी मीडियम में देखोगे, अगर इसका ये फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा, कब? इफ फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, एक ही लाइट की लाइट है, तो किसी भी मीडियम में रहे उसकी एनर्जी नहीं चेंज होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे लाइट की कौन कौन सी चीजें चेंज होती हैं। ये एनर्जी कब चेंज होगा? एनर्जी कब चेंज होगा? जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, क्योंकि एनर्जी का सीधा रिलेशन किससे है? फ्रीक्वेंसी से। यहां से देख लीजिए, ई प्रोपोर्शनल किसके है? फ्रीक्वेंसी से। एनर्जी कब चेंज होगा? जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, और जब फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा, एनर्जी कतई नहीं चेंज होगा। बकिया लैम्डा चेंज हो जाए, हो जाने दो, ठीक है, इंटेंसिटी चेंज हो जाए, हो जाने दो, उससे मतलब नहीं है। जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा, हमारा एनर्जी चेंज होने वाला नहीं है। तो ये हमारा एनर्जी क्या है? इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज ही नहीं होती एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे। अगर एक ही लाइट है, रेड लाइट है, उसको एयर से हम ग्लास में डाल रहे हैं, तो लाइट क्या करी? एयर से ग्लास में जा रही है, उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी तब होगी जब रेड के बजाय हम ब्लू लाइट यूज करेंगे या ग्रीन लाइट यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे, तब हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। लेकिन वही लाइट या अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उसकी हमारी फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं चेंज होगी। तो एक हम छोटा सा यहाँ पे डाल देते हैं कि क्या क्या चेंज होता है फ्रॉम गोइंग वन मीडियम टू अदर मीडियम ना। व्हाट चेंजेस
इन अकर्स इन लाइट फ्रॉम गोइंग वन मीडियम, रेंडमली लिख रहे हैं ना, वन मीडियम टू अन अदर मीडियम। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे लाइट की कौन कौन सी फिनोमिना है जो चेंज होती है। तीन चीज की बात करेंगे, तीन चीज की बात करेंगे। एक बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा तो हम इधर साइड में लिखते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? बात करेंगे हम इधर ऊपर इरेज कर देना ना। बात करते हैं हम किसकी? बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, बात करते हैं लैम्डा की, और बात करते हैं वेलोसिटी की, यानी कि हमको वेग की बात करते हैं। तो ये तो अगर हम डिफरेंट लाइट नहीं यूज कर रहे हैं, एक ही लाइट है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम, यहाँ पर्टिकुलर किसी एक लाइट के लिए बात कर रहे हैं, तो एक ही लाइट यूज कर रहे हैं, हम लाइट का कलर नहीं चेंज कर रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चाहे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, चाहे किसी भी मीडियम में जाए, हर मीडियम में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? उसकी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। लैम्डा चेंज होता है ना, घटता है कि बढ़ता है वो आगे बताएंगे। लैम्डा चेंज होता है, अगर लैम्डा चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज होता है। और दोनों में रिलेशन क्या होता है? लैम्डा घटेगा तो वेलोसिटी भी घटेगी, और लैम्डा बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन किस मीडियम में घटता है, किस मीडियम में बढ़ता है, वो आपको समझना है। और एक चीज और यहां क्लियर कर देते हैं, और एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किसमें होती है? सबसे ज्यादा होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, सबसे ज्यादा कितनी होती है? एयर और वैक्यूम में। वो कितनी होती है? c। ठीक है, और किसी माध्यम में जाने पे लिख लीजिएगा कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है? कि सबसे ज्यादा होती है एयर या वैक्यूम में, जिसको हम किसमें बोलते हैं? c। जिसकी हम क्या उसको किससे दर्शाते हैं? c से। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये होती है। और जैसे ये दूसरे मीडियम में गई, एयर वैक्यूम को छोड़ के, उसकी वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। तो हम बात करें लाइट की मीडियम की वेलोसिटी, लाइट की किसी मीडियम में वेलोसिटी वो हमेशा छोटी होती है, लाइट की वेलोसिटी एयर या वैक्यूम में। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। और एक भी चीज है कि क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट ऐसे लिख दें, वेलोसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यदि लाइट की वेलोसिटी घट रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, तो क्या होता है? हमको क्या होता है? हमारा उसका वेवलेंथ भी घट जाता है। यदि बात करें, एग्जांपल लें, बात करें एयर से लाइट जो जा रही है, एयर से जो लाइट जा रही है, देखिए अब एक यहाँ एग्जांपल देते हैं आपको, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जैसे बात करें लाइट अगर जा रही है किससे? लाइट अगर है, यहाँ हमने क्या ले लिया? ग्लास ले लिया, एक ग्लास ले लिया, और यहाँ बात किया ऊपर क्या है? एयर है या वैक्यूम है, जो भी है। लाइट अगर यहाँ से, ठीक है, आ रही है, इंसिडेंट करके लाइट इसमें जा रही है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो हम बात करें क्या एनर्जी चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहने के बाद एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे कभी भी एनर्जी नहीं चेंज होती, तो यहाँ भी एनर्जी ही होगा, और इंडर इंसिडेंट ग्लास में भी एनर्जी लाइट की उतनी ही होगी। क्या चेंज होगा इसका? अगर यहाँ पे λ1 हो और यहाँ पे लैम्डा, फ्रीक्वेंसी क्या हो? वेवलेंथ चेंज होगा, λ1 λ2, और अगर यहाँ वेलोसिटी अगर इसकी v1 हो और इसकी वेलोसिटी v2 हो, तो बताओ क्या होगा? तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगा? लाइट की सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसमें होती है? एयर या वैक्यूम में। तो जाहिर सी बात है v1 बड़ा होगा किससे? v2 से। जब v1 बड़ा होगा v2 से, चूंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, अगर वेलोसिटी घट रही है ग्लास में जाने पे, तो जाहिर सी बात है उसका लैम्डा भी क्या होगा? घटेगा। तो λ2 भी क्या होगा? छोटा होगा, उसमें जाके फ्रीक्वेंसी शॉर्टर हो जाएगी, वेवलेंथ शॉर्टर हो जाएगा। तो यानी वेवलेंथ शॉर्टर होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गई। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो लाइट की एनर्जी कभी भी नहीं चेंज होगी। और फ्रीक्वेंसी अगर एक पर्टिकुलर लाइट का, एक ही लाइट यूज कर रहे हैं, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे कभी भी नहीं चेंज होता है। ठीक है, आई होप, आशा है और उम्मीद करता हूं कि जो बताया होगा वो आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और एक बहुत ही बढ़िया सूचना था, ठीक है, एक सूचना ये था कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो अभी फिजिक्स के इस कॉन्सेप्ट में उलझे हुए हैं, या क्या करना चाह रहे हैं, या BHU या CUCT इसलिए कह रहे हैं कि बहुत प्रोबेबिलिटी है कि CUCT हमारा इस बार हो,
अगर नहीं भी होता है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि हमारा कुछ नहीं जाएगा, हम पढ़ना तो पूरा वही सिलेबस है हमारा, बल्कि सिलेबस वही है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हमको वही पढ़ना है, हम पढ़ेंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा। हम अगर इसी तरीके से पढ़ते रहे, मन लगा के पढ़ते रहे, तो यकीनन हम लोग सभी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम 100% क्वालिफाई करेंगे। बस आपका 100% देना है, बस क्लास में फोकस करना है, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको समझना है, उसको मेमोराइज करना है, फील करना है क्या होता है। आज मैंने वेब पैकेट कॉन्सेप्ट बताया, आप जाइएगा 2 रुपये का पाउच खरीदिएगा, उसको खुद से एनालाइज करिएगा, गिराइएगा पानी को, दिस इज कॉन्टिन्यूअस फ्लो, दिस इज डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्या है, पैकेट के रूप में जा रही है। वेब पैकेट का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप कि हमने चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश किया है, और अगर आपके रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनको बताएंगे तो उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको इजी वे में डिस्क्राइब किया जा सकता है, जो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है। हम क्या करते हैं, बस हम ढूंढ नहीं पाते हैं, हमको ढूंढने की बस क्या होना पड़ता है, ढूंढने के लिए जिज्ञासु होना पड़ता है। जिस दिन आप जिज्ञासु हो जाएंगे ना, उस दिन आप खुद न खुद इन्वेंटर हो जाएंगे, खुद न खुद आविष्कार करने लगेंगे, चीज़ों को समझने लगेंगे। और पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एग्जाम को क्रैक कर लिए, पढ़ने का ये मतलब है कि किसको अपने जीवन में कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, सोशल साइंस, जितनी भी चीज़ें हैं सबका कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में बहुत यूज है। बस हम पढ़ते हैं, समझते हैं, किताबी ज्ञान को पढ़ के रख देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको समझना है। खासकर हम जब पढ़ाएंगे तो आपको फील करा रहे हैं। यदि आपको कुछ फीलिंग्स आ रही है इस दौरान, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में अपने अच्छे सेंटेंस बताइए, अच्छे बात बताइए, सर ये चीज़ आपकी अच्छी लगी, ताकि हम लोग भी करेज हो, हम लोग भी इस चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ें और फोकस करें, आप लोग के लिए और कुछ चीज़ें लाएं। और जैसा कि आप लोग बताएं कि पूरा एक कोर्स चल रहा है, हम लोग क्या कराएंगे, हम लोग पूरा इसमें पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे। 5-6 लेक्चर में हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि उससे 4 से 5 से 6 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, और बहुत अच्छे 6 क्वेश्चन मतलब हो गया कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 24-25 मार्क्स का तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। उसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और यकीनन बता रहा हूँ, जब ये पूरा पढ़ लेंगे तो आप किसी बड़े आदमी से बैठने से, उनसे पूछने से, उनसे वार्तालाप करने के लायक हो जाएंगे। आप समझ जाएंगे चीज़ों को, और आप उससे बात करने लगेंगे, आप फिजिक्स से बात करने लगेंगे। आपको रात में सपने आएंगे, आपको रात में वो वेब पैकेट दिखेगा, वो एटम्स दिखेगा, आपको नींद नहीं आएगी। नींद आने का ये मतलब नहीं है कि आप पागल हो जाएंगे, नहीं, आप जिज्ञासु हो जाएंगे। और जिस दिन जिज्ञासु होंगे उस दिन आप कुछ ना कुछ जरूर आविष्कार करेंगे, ये मेरा वादा है। तो क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और हाँ, उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए जिनको वेब पैकेट के कॉन्सेप्ट में अभी भी डाउट है। तो क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय। सो